हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है। हम ये कह सकते हैं 2025 के एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो आज हम जो 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें से बार बार एग्जाम में पूछते हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे और इनको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के साथ, सिंपल लैंग्वेज के साथ हम इनको समझेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विथ सॉल्यूशन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री 2025। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, व्हाट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे और गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है। तो ये इसके साथ इसमें एक न्यूमेरिकल ऐड रहेगा, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ LiBr lithium bromide at infinite dilution, whereas the ionic conductivities of lithium ion and Br bromide ion are 38.7 Siemens centimeter square mole inverse और 78.40 Siemens सेंटीमीटर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसमें यह बताना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है और एक एग्जांपल देना है, और हमें यह बताना है कि लिथियम ब्रोमाइड के एक्वस सॉल्यूशन की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी निकाली है। लिथियम ब्रोमाइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो लिथियम पॉजिटिव आयन यानी कैटायन और ब्रोमाइड नेगेटिव आयन यानी ब्रोमाइड आयन में आयोनाइज हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाते हैं। केवल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइट्स मतलब डीकंपोजिशन, या हम ये कह सकते हैं कि करंट पास करने पर वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा इस चैप्टर में, इसके बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाए, तो हमने उसमें बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स भी हमने पढ़े हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में डालने पर पुअरली या बहुत कम आयोनाइज होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ऐसे सॉल्यूशन की, इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले हमें यह बताना है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका आंसर देख रहे हैं हम, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर बहुत कम आयोनाइज होंगे, कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे हम इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर कंडक्शन इज अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, देयर कंडक्शन इज अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। अगर मान लो कि इनके सॉल्यूशन में, चूंकि पार्शियली आयोनाइज हुए, इनके सॉल्यूशन में हम वाटर ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज होने लगेंगे धीरे धीरे। तो हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन पर इनकी कंडक्टिविटी और कंडक्शन अफेक्टेड होता है। चूंकि कोलरास ने भी बताया कि अगर इनका जो डाइल्यूशन है वो इन्फिनाइट कर दिया जाए तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो डाइल्यूशन करने पर इनका जो कंडक्शन है यानी कंडक्टिविटी और उनका आयोनाइजेशन अफेक्टेड होता है। अब इसमें हमें एक एग्जांपल बताना है, तो एग्जांपल देखते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड और H3BO3 बोरिक एसिड। कोई भी एक एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट बताया और एक एग्जांपल, अब उसमें न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ था, तो इसको हम कोलरास के लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, हम जानते हैं कोलरास लॉ ने क्या बताया था, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर द सम ऑफ, मतलब कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ कैटायन एंड एनायन। और चूंकि हम जानते भी हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो होती है वो मूवमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन एट अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड पर कैटायन और एनायन यानी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का मूव करना अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ करंट पास करने पर, उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, इन्फिनाइट डाइल्यूशन यानी यहां पर क्या है, जो साइन है ये इन्फिनाइट को डिनोट कर रहा है, इसकी जगह जीरो भी हम यानी नॉट भी यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैटायन यानी जो रिलीज होंगे, और वाई क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एनायन। तो एक्स लैम्डा इन्फिनाइट कैटायन प्लस
वाई लैम्डा इन्फिनाइट एनाइन। ये कोलरास फॉर्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, इसलिए आप इसको याद रखना। अब हम किसका पढ़ रहे हैं, लिथियम ब्रोमाइड। तो लिथियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो लिथियम इस प्रकार से, यानी लिथियम ब्रोमाइड लिथियम कैटाइन और ब्रोमाइड एनाइन में डिकम्पोज हो जाएगा। अब हम यहां पर इसके जो आयोनाइजेशन को है इस पर कोलरास पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर, लैम्डा इन्फिनाइट एम LiBr, और यहां पर कैटाइन की जगह लिथियम रख देंगे और एनाइन की जगह यहां पर ब्रोमाइड आयन रख देंगे। चूंकि यहां पर जो x है यानी एक लिथियम आयन है और एक ब्रोमाइड आयन है, तो यहां पर x और y की वैल्यू 1 रखेंगे, और 1 को रखना यहां पर कंपलसरी भी नहीं है। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या दे रहा है, लिथियम पॉजिटिव की कंडक्टिविटी क्या दे रहा है 38.7 और ब्रोमाइड की 78.40, तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 117.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्या बताएंगे हम, हेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ LiBr lithium bromide is 117.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऐसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखा है, बहुत सिंपल तरीके से आपको एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, और फिर कोलरास के अकॉर्डिंग उसके न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। ये ऐसे ही एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर क्या बताना है, व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड है। गिव एन एग्जांपल, इसमें भी हमें एक एग्जांपल बताना है, इसमें भी हमें बताना है, एक न्यूमेरिकल जुड़ा है। फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर BaCl2 के एक्वस सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी बतानी है। वेयर एज जबकि आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ba2+ आयन, यानी Ba2+ आयन एंड क्लोराइड आयन आर 127.30 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और 76.34 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। अब ये मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, इसको हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी बोलते हैं। चूंकि 1/r को हम सीमेन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पर हम इसको बोलते हैं। तो क्या बताना है यहाँ पर हमें, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसकी डेफिनेशन, फिर इसमें जो न्यूमेरिकल दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग मतलब वन टाइम, एक बार में ही वाटर में डालने पर या करंट पास करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज, यानी लगभग पूरे आयोनाइज हो जाएंगे, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन कैटायन और एनायन में डिकम्पोज हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, और क्या लिखा हुआ है यहां पर, और इन देयर molten state called strong electrolytes. Their conductance या their conduction is not affected by dilution. अगर हम इसमें वाटर भी ऐड करते हैं यानी डाइल्यूट करते हैं उसको, तो भी उसकी कंडक्टिविटी पर, उसके आयोनाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन टाइम में वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल देखना है और इससे जुड़े हुए हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट एक्सेट्रा, और भी लिख सकते हैं। अब इसको हम, जिसमें जो न्यूमेरिकल दिया है उसको भी हम कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इन्फिनाइट m, यानी मोलार कंडक्टिविटी x। चूंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में आयोनाइज होगा तो क्या देगा, कैटायन देगा और एनायन देगा। तो x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैटायन, और y क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एनायन, और लैम्डा इन्फिनाइट यानी कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर कंपाउंड क्या दे रखा है, BaCl2। जब BaCl2 को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेरियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा।
चूंकि यहाँ पर बेरियम की वैलेंसी कितनी है 2+ है, यानी बेरियम जो है वो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो बेरियम सिंगल आयन है, तो कैटायन में x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, लेकिन जो एनायन में y की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 रखनी पड़ेगी। अब हम इसके आयोनाइजेशन को कोलरास लॉ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, लैम्डा इन्फिनाइट है BaCl2, और कैटायन की जगह क्या रख देंगे, Ba2+ आयन, और एनायन की जगह यानी y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, क्योंकि जो Cl है नंबर ऑफ आयन 2 है, और यहाँ पर जो नेगेटिव की जगह क्लोराइड आयन रख दिया। अब क्वेश्चन में बेरियम की जो वैल्यू दी है 127.30 और क्लोराइड की वैल्यू दी है 76.34, और इसके यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयन है वो 2 है, तो इसका इसमें इनटू करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 152.68, और बाकी Ba+2 की वैल्यू दी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 279.98 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऐसे BaCl2 की यहाँ पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उसकी मोलार कंडक्टिविटी निकल आएगी। तो क्या बोल रहे हैं हम, हेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड इज 279.98 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऐसे हमने दूसरा क्वेश्चन समझा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसका एग्जांपल, और BaCl2 के इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उसके एक्वस सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। Ba आयन की और क्लोराइड आयन की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। If 10.07 gram of silver is deposited by passing 5 ampere of electric current for 30 minutes in a vessel filled with silver nitrate AgNO3। चूंकि हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें एक ही कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं। कोई भी उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेके जब आउटर सोर्स से करंट पास करेंगे, तो चूंकि हमने इसको पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि फैराडे लॉ से रिलेटेड है। फैराडे जो लॉ दिए गए थे वो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडेज लॉ भी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिलेटेड दिए गए थे। तो एक कंटेनर में जब 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं, अब सपोज करो इसमें मान लो हमने AgNO3 यही सॉल्यूशन ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की वैलेंसी प्लस और नाइट्रेट की -1। अब आउटर सोर्सेज से जब हमने इसमें करंट पास किया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब एनोड, यहां पर बैटरी से। यहां पर हम ये कहते हैं कि कोई भी सेल हो जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको हम एनोड बोलते हैं, जिस पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना और कैथोड रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट है वो इस पर जाएगा और जो सिल्वर है इस पर जाएगा। यानी कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में जैसे नाइट्रेट आयन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी इलेक्ट्रॉन देकर वो फ्री हो जाएगा, और जो सिल्वर है इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपोजिट हो जाएगा, यानी कैथोड पर डिपोजिशन की प्रोसेस होती है। इसी से रिलेटेड फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई AgNO3 से फिल्ड कोई वेसल है, बर्तन है, जैसे इसमें हमने बताया यहाँ पर। अब इसमें 5 एम्पियर का करंट पास करेंगे 30 मिनट तक, तो 10.07 ग्राम सिल्वर डिपोजिट हो जाएगा। किस पर? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कैथोड पर डिपोजिशन होता है और एनोड पर मतलब लिबरेशन होता है, यानी आयन उसमें इलेक्ट्रॉन देकर फ्री हो जाता है। तो 10.07 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड बाय पासिंग 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर 30 मिनट्स इन अ वेसल फिल्ड विथ AgNO3। क्या निकालना है? फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर ये निकालना है। और फिर क्या बोल रहे हैं? इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 0.0004 टाइम्स 0 1036, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर
यानी जो Z1 है वो हमें यहां से निकलेगा और Z2 की वैल्यू इसने दे रखी है, यानी हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर Z2। तो क्या निकालना है हमें, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का हमें यहाँ पर मास निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पर E1 निकालना है। और जबकि E2, चूंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मतलब Z1 और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या दे रहा है Z2। तो यहाँ पर अभी हम इसको इतना ज्यादा कंजस्टेड नहीं करते, सिंपल तरीके से अभी हम इसको समझते हैं कि AgNO3 से कोई भरा हुआ कंटेनर है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 है, 5 एम्पियर करंट पास करना है 30 मिनट तक और इतने ग्राम सिल्वर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। हमें दो चीजें निकालनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ये निकालना है। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ से निकलेगा और ये फैराडे सेकंड लॉ से निकलेगा। फैराडे के दोनों लॉ इसमें अप्लाई होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखेंगे हम इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, यानी डिपोजिशन की प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक उस पर करंट पास करेंगे, ऐसा हमने इसको पढ़ा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको समझना है। तो W प्रोपोर्शनल Q, हम जानते हैं Q क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ZIT। अब हमें ये निकालना है, यानी क्या निकालना है, Z निकालना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, यानी Z हमें निकालना है। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ से निकलेगा। तो W क्या दे रहा है, यानी कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 10.07 ग्राम मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। और I क्या है यहाँ पर, करंट 5 एम्पियर, क्या बता रहे हैं यहाँ पर करंट, और T क्या है यहाँ पर 30 मिनट, यानी 30 मिनट तक 5 एम्पियर करंट पास करेंगे तो जो कैथोड है उस पर 10.07 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। टाइम दिया हुआ है ये। अब चूंकि हम जानते हैं जो टाइम की ऐसा यूनिट है वो सेकंड होती है, इसलिए हमें मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 30 मिनट्स इक्वल्स टू 1 मिनट में 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड, तो ऐसे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1800 सेकंड। तो क्या करेंगे, Z हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें Z, यानी हम क्या लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू W अपॉन IT। नीचे फॉर्मूला हमने आगे दिया है तो हम आगे उसको बताएंगे। तो मैं ये बता रहा हूं Z यहां से निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। W की जगह क्या रख देंगे 10.07, I की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर, I की जगह रख देंगे यहाँ पर 5 एम्पियर और टाइम की जगह रख देंगे अपन यहाँ पर 1800 सेकंड। तो यहाँ पर हमें Z निकल आएगा। आगे देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर। तो वी नीड टू कैलकुलेट, निकालना क्या है, क्योंकि हम बता चुके उसमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट ऑफ Ag, यानी हम क्या निकालना है, यहां से हमें Z1 मिल जाएगा, यानी इसको इसका कंपैरिजन हम Z1 से कर रहे हैं। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर यानी जो E1 होगा वो हमें फैराडे सेकंड लॉ से निकालना है। तो इधर देख सकते हैं Z मतलब Z1 हमें निकालना है फैराडे फर्स्ट लॉ से। तो W अपॉन IT अभी हमने बताया, तो Z इक्वल्स टू W की वैल्यू रख दी यहाँ पर, I क्या है 5 एम्पियर और जो टाइम है हमने उसको 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 9000 आ जाएगा। तो 10.07 अपॉन 9000, यानी Z इक्वल्स टू 10.7 अपॉन 9000। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो Z1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 0.0118 ग्राम कूलम इनवर्स ये आ जाएगा। तो Z की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ, तो ये Z की वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ फैराडे का अब यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हमें उसका मास निकालना है सिल्वर का। अभी क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर ये निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। अब चूंकि जो फैराडे सेकंड लॉ होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, यानी दो से ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उनको सीरीज एंड ऑर्डर में कनेक्ट कर देते। तो जैसे हमने फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, मैं आपको बता रहा हूं जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आप उनको
बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने उनको समझाया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हमने फर्स्ट लॉ भी समझा, सेकंड लॉ भी समझा। उसमें वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, उस पर लिखा होगा क्वेश्चन विथ आंसर। तो यहाँ पर W प्रोपोर्शनल, यानी W प्रोपोर्शनल क्या होता है, E, W प्रोपोर्शनल E, और चूंकि दो इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं तो W1 प्रोपोर्शनल E1 और W2 प्रोपोर्शनल E2। कांस्टेंट हटाएंगे, यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है इसका। यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा, चूंकि W इक्वल्स टू होता है ZIT के, तो Z1IT और Z2IT, IT से IT यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, इस फॉर्मूले को। तो E1 क्या है, यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, इसको हमें निकालना है। और नीचे क्या है, E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है यहाँ पर ये E1 है, और ये क्या है यहाँ पर E2 है। और जो Z1 दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, जिसको हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ से जिसको हमने निकाला है। और Z2 यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में उसने दे रखी है 0.004 टाइम्स 1036, ऐसे उसने वैल्यू यहां पर दे रखी है। तो अब इधर देखो, इसको हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला आगे देखते, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, ये हमें निकालना है, यानी क्या निकालना है, E1 हमें यहां पर निकालना है। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। और यहां पर Z1 की वैल्यू फैराडे फर्स्ट लॉ से मिली, और हाइड्रोजन की वैल्यू उसने न्यूमेरिकल्स में दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, तो 1 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इंटू 1। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 108, हमें मालूम भी है जो सिल्वर का मास होता है वो 1.07.87 अप्रोक्स ऐसे कुछ होता है। तो हमने उसको क्या मान लिया, 108। तो ऐसे हमें क्या मिल गया, मास ऑफ सिल्वर फैराडे सेकेंड लॉ से मिल गया, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर Z1 हमें फैराडे फर्स्ट लॉ से मिल गया। तो ऐसे ये सिंपल तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मीथेनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कोई मीथेनोइक एसिड है, उसकी कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहां पर जो उसका सोल्यूशन है 0.025 मोल लीटर इनवर्स यहां पर। तो हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दो चीजें हमें इसमें निकालनी है। गिवन क्या दे रखा है यहां पर, क्योंकि मीथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH, उसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का जब आयोनाइजेशन होगा तो किसमें होगा, H पॉजिटिव में और HCOO नेगेटिव, फॉर्मेट आयन और H प्लस आयन में ये डिकम्पोज होगा। तो H प्लस की वैल्यू यहां पर दे रखी हुई है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और फॉर्मेट आयन की वैल्यू यहां पर दे रखी है। तो हम इस पर कोलरास लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, अब कोलरास लॉ का फॉर्मूला थर्ड टाइम हम यूज कर रहे हैं, तो ये इसको आपको याद हो जाना चाहिए। लैम्डा इन्फिनाइट M, X लैम्डा इन्फिनाइट C प्लस और Y लैम्डा इन्फिनाइट A नेगेटिव। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिकम्पोज होगा, जैसे ये डिकम्पोज होगा तो क्या दिया इसने, कैटायन दिया, और क्या दिया यहाँ पर, एनायन दिया, कैटायन और एनायन। तो यहां से हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पर जो HCOOH है, इसको देखेंगे मैं यहाँ पर। ये तो कोलरास लॉ का फॉर्मूला भी हमने बताया। अब फॉर्मिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो इस टाइप से आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव और यहां पर क्या आ जाएगा, HCOO नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव आयन में और HCOO नेगेटिव आयन फॉर्मेट आयन में डिकम्पोज हो जाएगा यहां पर।
तो यहां पर देखते हैं, अब कोलरास लॉ इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या रखा हमने HCOOH, और कैटाइन की जगह क्या रख दिया प्लस, और एनाइन की जगह रख दिया हमने यहाँ पर HCOO माइनस। तो यहाँ पर S पॉजिटिव की वैल्यू क्या है 349.6 और HCOO नेगेटिव की वैल्यू 54.6। दोनों को हमने टोटल किया तो 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी हमें मिल गई लैम्डा इन्फिनाइट m 404.2, क्योंकि हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। कोलरास लॉ से हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा इन्फिनाइट m। यानी पिछले कोलरास लॉ से हमें लैम्डा इन्फिनाइट m मिला। अब मोलार कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी लैम्डा m की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है। अब चूंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m, यानी C कॉन्सेंट्रेशन पर, और लैम्डा इन्फिनाइट m, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। तो लैम्डा m हमें यहां से मिल गया, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर दी, यानी 46.1 लैम्डा m और लैम्डा इन्फिनाइट m 404.2। तो इससे क्या निकल आएगा हमारा अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से निकल आएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर, यानी अल्फा 0.14 डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 0.114। अब फॉर्मिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस टाइप से ये आयोनाइज हो जाएगा, एस पॉजिटिव और फॉर्मेट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखें हम, इनिशियल कंसंट्रेशन देखें तो C मोल लीटर इनवर्स था, और जब हमने इसको डिसॉल्व नहीं किया तो हमने बोला कि H पॉजिटिव 0 है, और यहां पर इसका कंसंट्रेशन भी 0 है। जब डिसॉल्व किया इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो C है उसको हमने माना 1, तो इनमें से क्या निकला, अल्फा निकला। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन C है, यानी अल्फा आयन, यानी कंसंट्रेशन अल्फा आयन H पॉजिटिव मिले, और कंसंट्रेशन अल्फा आयन, जो कंसंट्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ, ये अल्फा क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कंसंट्रेशन अल्फा, यानी कंसंट्रेशन अल्फा H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव, ये हमें यहां से मिले। तो अब हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी क्या निकालना है, Ka निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो इक्विलिब्रियम पर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर, ये हमने उसका कंसंट्रेशन दिखाया। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमने ये लिखा, और नीचे रिएक्टेंट में क्या लिखा, फॉर्मिक एसिड। तो यहां पर जो HCOO नेगेटिव है ये क्या है, C अल्फा, तो ऐसे हमने लिखा C अल्फा। S पॉजिटिव क्या है यहाँ पर, C अल्फा, तो यहाँ पर भी हमने लिखा C अल्फा इंटू C अल्फा। और नीचे ये क्या लिखा हमने, C1 माइनस अल्फा। तो यहां से एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, यानी क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। तो ऐसे ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये यहां पर फॉर्मूला आ गया। ये C अल्फा था, ये C अल्फा था, C से C क्या आ गया, कैंसिल हो गया, तो C अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर हम देखते हैं जो C जो दिया हुआ है, यानी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ मीथेनोइक एसिड, C की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.025। तो C की जगह क्या रख दिया हमने 0.025, और अल्फा की वैल्यू हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मिल गई थी, यानी 0.114। और चूंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, तो यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमें पिछले इक्वेशन से मिल गई थी, और अल्फा यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। और नीचे क्या लिखा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस ये अल्फा की वैल्यू। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4,
मोल लीटर इनवर्स, यानी ऐसे जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स ये आएगी 0.0000366। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 366 ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इसके पॉइंट हटा के डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, यानी कोई कंडक्टिविटी सेल है उसका रेजिस्टेंस यानी कंटेनिंग 0.01 मोलार KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन 1500 ओम्स, यानी कोई कंडक्टिविटी सेल है यानी जिसका जो KCl है उसका मोलार सॉल्यूशन है 0.001 मोलार KCl सॉल्यूशन, उसका रेजिस्टेंस कितना है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर 298 केल्विन यानी 1500 ओम। क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलार KCl solution at 298 Kelvin 0.146 into 10⁻⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दिया हमें, इसकी कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है और ओम मतलब हमें यहाँ पर आर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है यहाँ पर के, यहाँ पर क्या दिया हुआ है के मतलब कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं, तो के की वैल्यू दी है और आर की वैल्यू दी है। हमें क्या निकालना है, इसमें सेल कांस्टेंट हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इस गिवन रेजिस्टेंस आर क्या दिया है 1500 ओम, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा 0.146 इंटू 10⁻⁻³ और इसकी यूनिट क्या दी है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये दी है। और हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट करते हैं, हमें इसको निकालना है। अब हम यहां पर फॉर्मूला देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इक्वल्स टू कंडक्टेंस और इनटू क्या होता है सेल कांस्टेंट। अब यहां पर जो कंडक्टेंस है उसको कप्पा के से डिनोट करते हैं और कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं इनटू G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। हम पढ़ चुके जो कंडक्टेंस होता है यानी कंडक्टेंस होता है वो जो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हम G की जगह क्या रख देंगे 1/R और इनटू G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। तो हमने यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं यानी K इक्वल्स टू G स्टार अपॉन R। तो यहां पर K की वैल्यूज हमें दे रखी है यानी 0.146 इंटू 10⁻⁻³ और G स्टार सेल कांस्टेंट और R की वैल्यू यहां पर दे रखी है 1500 ओम। तो हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। G स्टार क्या है यहाँ पर, G स्टार है यहाँ पर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो 0.146 इंटू 10⁻⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1500 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 0.146 इंटू 10⁻⁻³ या फिर हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि 0.146 इंटू 1500 ये दिया हुआ है और जो 10⁻⁻³ उसको हम नीचे ले आते हैं, नीचे ले आएंगे मतलब यानी 1000 हो जाएगा। तो इससे हमने इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और यहाँ पर 15 यानी 2 बार यहाँ पर 10 चला जाएगा और 15 यहाँ पर 3 टाइम्स चला जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर इसका इंटू करेंगे तो 6 3 जा कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर
4 3 जा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये अप्रोक्स ये आ जाएगा यानी 0.438 और अपॉन 2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट क्या आ जाएगा जी स्टार 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ऐसे हमें यहाँ पर सेल कांस्टेंट मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल। ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, फाइंड द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल एट 298 केल्विन। हम सभी जानते हैं जो डैनियल सेल होता है उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करने पर रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होने पर करंट लिबरेट होता है। तो जो डैनियल सेल है यानी हमें मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल यूज होते हैं। एक हाफ सेल में Zn इलेक्ट्रोड होता है, Zn इलेक्ट्रोड जिसको ZnSO4 सॉल्यूशन में रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Zn2+ आयन में होता है। और दूसरा जो होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है और जिसको हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं Cu2+ आयन में। तो ऐसे यहाँ पर दोनों कंटेनरों को जोड़ेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोड को अटैच कर देंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगा यानी करंट यहाँ पर उत्पन्न होने लगेगा। तो हमें इसमें क्या बताना है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें इसमें बताना है डैनियल सेल का। तो इसको समझते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल एट 298 केल्विन पर। तो डैनियल सेल है क्या, कंसिस्ट ऑफ Zn इलेक्ट्रोड। Zn इलेक्ट्रोड को किसमें रखा गया, सॉल्यूशन ऑफ Zn2+ आयन यानी ZnSO4 के सॉल्यूशन में इसको रखा गया है। और कॉपर इलेक्ट्रोड को Cu2+ सॉल्यूशन में रखा गया यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया। तो इसमें जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड के समान बिहेव करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड के समान यहाँ पर बिहेव करेगा। तो यहाँ पर इसमें प्रोसेस क्या होगी, पहले जिंक सॉलिड था, अब जब पूरी कनेक्टिविटी की गई यानी दोनों हाफ सेलों को जोड़ा गया सॉल्ट ब्रिज द्वारा, उनके इलेक्ट्रोड को मेटेलिक वायर द्वारा, तो Zn से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके पास जाएंगे, कॉपर के पास। पहले ये सॉलिड था, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर +2 चार्जेस आ जाएगा और ये सोल्यूशन में आ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, जो करंट फ्लो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये एक्वस से यानी डिपॉजिट हो जाएगा, यानी Zn का Zn2+ में कन्वर्जन यानी एनोड की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का यानी कॉपर जो 2+ है यानी इसका कॉपर में कन्वर्जन, यानी ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम रिडक्शन, यानी ये वाली प्रोसेस जो बता रही है वो रिडक्शन को, और Zn की प्रोसेस जो बता रही है वो ऑक्सीडेशन को। Zn से Zn2+ एनोड और Cu2+ से कॉपर कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन बताई है, यानी इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे पर जाएगा, जिंक से निकला है तो किस पर जा रहा है, कॉपर पर जा रहा है यानी Cu2+ है, इसको देख लेना। अब क्या बताना है, फ्रॉम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो Zn यानी Zn2+ अपॉन Zn, इसका जो पोटेंशियल होता है वो -0.76, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के ऊपर जिंक रखा गया है क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल यानी E0 सेल यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर E0 और E0 इसका फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड, चूंकि फॉर्मूले में ऐसा लिखा जाता है, जबकि सेल में लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड होता है और राइट साइड कैथोड होता है। तो जब हम इसका ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे इसका यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो कैथोड की वैल्यू, अब ये क्या है यहाँ पर कैथोड है तो इसकी वैल्यू हमने रखी यहाँ पर पॉजिटिव, और ये क्या है यहाँ पर एनोड है तो इसकी वैल्यू हमने रखी, ऑलरेडी इसमें माइनस साइन था। जब हमने इसको टोटल किया तो 1.10 वोल्ट निकला,
यानी यहां पर जो ई नॉट है वो क्या निकला हमारा 1.10 वोल्ट ये निकला। तो ई नॉट यहां से निकला। अब हम इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन हम पढ़ चुके पहले ही, जो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था क्वेश्चन विद आंसर, उसमें नस्ट इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। नस्ट इक्वेशन, नस्ट एक साइंटिस्ट है, उसने ये इक्वेशन दी थी, इसको हमने फाइनली सॉल्व किया है। यानी जो नेचुरल लॉग है उसको 2.303, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, और नीचे क्या था एन इंटू फेराडे, तो ऊपर आर टी और उसकी लॉग की वैल्यू को टोटल कर एन से हमने यानी क्या बोलते हैं फेराडे 96500 से उसको डिवाइड करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आता है ई सेल इक्वल्स टू क्या बोलते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग और क्यू। यहाँ पर जो क्यू है वो रिएक्शन क्वेसेंट है। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो चूंकि इस जो डेनियल सेल में है जिंक यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक के ऊपर 2+ चार्जेस आ रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कौन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है रिएक्शन क्वेसेंट है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं फॉर द रिएक्शन। अब क्यू क्या है यहाँ पर, ऊपर क्या लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऊपर जो Zn2+ है ये किसको डिनोट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, और नीचे जो बता रहा है ये रिडक्शन को बताता है। किसको बता रहा है ये रिडक्शन को। तो क्या बोल रहे हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Cu2+ बोथ आर 1 मोलर, यानी इनके कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी। दस द इक्वेशन बिकम्स, यानी इक्वेशन को क्या लिखेंगे यहाँ पर 1.10, यानी हमने क्या लिखी यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू लिखी जो पिछले उससे इक्वेशन से आई थी 0.059 अपॉन एन की जगह क्या रखा हमने 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, और यहाँ पर क्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो ई सेल है वो कितना निकलेगा 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। तो क्या बताना हमें एट 298 एंड 1 मोलर concentration of Zn2+ and Cu2+ ions, the EMF of the Daniell cell is 1.10 वोल्ट। तो ऐसे हमने यहाँ पर 6 न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत अच्छी पीपीटी बना के मैंने आपको समझाया है। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट ये समझाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं राइटिंग में भी कहीं ना कहीं कोई चीज बच्चों को समझ में नहीं आ रही। तो ये पीपीटी बनाई है, जहां पर इसमें एरर था वहां पर करेक्शन किया है। तो आपको ये 6 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है। चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड हमारी पढ़ाई है, तो एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एमपी बोर्ड है वो एडॉप्ट कर रहा है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जो 12th का पेपर आता था, कई बार ऐसा हुआ एक भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे एक न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ते चले गए, 2, 3 ऐसे मैक्सिमम 3, 4 न्यूमेरिकल्स तक एग्जाम में आए हैं। कभी कभार ये होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल्स दे देता है। तो जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स, ऐसे तो बुक में बहुत सारे हैं, तो बच्चा सोचता है मैं क्या पढूं, कितने न्यूमेरिकल्स पढूं। फिर जो मैथ साइंस वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो बायो वाले होते हैं उनका मैथ कहीं ना कहीं कमजोर होता है, तो उनको दिक्कत आती है। तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, जितने मैंने बताए आपको, केमिकल काइनेटिक्स से बताए चैप्टर 3 से, और चैप्टर 2 से ये 6 न्यूमेरिकल बताए, और उसके 3 न्यूमेरिकल बताए। ऐसे 2 चैप्टर के हमें 9 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जानी है। आप ट्रस्ट रखिए 101% इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो चैप्टर 1 है सॉल्यूशन, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको इतने, यानी टोटल हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में से कम 15 से 16 न्यूमेरिकल्स की अगर हम प्रैक्टिस करते, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता रहा हूं यही एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है और अगर आप देख रहे हैं तो ट्रस्ट रखिए, एनी हाउ कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन आपको इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेनी है, और विश्वास रखिए इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक लंबे समय से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं
प्रीवियस ईयर के पेपरों का एनालिसिस भी करते और हम देखते हैं बोर्ड क्या पूछता है। तो कहीं भी आप भ्रमित मत होइएगा, शॉर्टकट के रास्ते में आपको बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी है, थोड़े से हार्ड भी है, बट मैंने कोशिश करा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर करिए, मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ, आपको ट्रस्ट भी दिलाता हूँ कि हाँ बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं फिर आपके सामने लाता रहूंगा। मैं आपके साथ तब तक जुड़ा हुआ हूं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अभी मुझे 2 चीजें जो है एक्सेस बताना बाकी हैं, एक तो पेपर में लिखना कैसे, और एक मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा वीडियो भी आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते से ही आप उस वीडियो को जरूर देख सके। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, जितनी ज्यादा मेहनत अभी हम कर सकते हैं रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। सभी को शुभकामनाएं एग्जाम की, और मैं लगातार आपके संपर्क में हूं, और लाइव क्लासें भी मैं लूंगा। जब हमारे एग्जाम होंगे तो आपके कहीं ना कहीं डाउट क्लियर भी मैं करवाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।